ये बताओ कौन को बताइए क्या है? हाँ जानकी वाह। और ये क्या निकली हुई है? शाखाएं, पत्तियां। ठीक है, पत्तियां कितने तरह की होती है? किसी छोटे होते हैं, किसी छोटे होते हैं, किसी बड़े होते हैं। ये बेटा हरे भरे क्यों रहते हैं? अब कैसे भोजन करते हैं हम जानेंगे। देखो बेटा पौधों में पोषण, पौधे दो तरह के, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे। देखो ये क्या करते हैं? ये स्वयं बनाते हैं। ठीक है, और जो परपोषी होते हैं इसमें परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी, कीटभक्षी, ये इनके भाग होते हैं। देखो कीटभक्षी है ना, यानी ये किसी के सहारे भोजन बनाते हैं। और ये क्या होता है? ये सीधे स्वयं बनाते हैं। तो जानते हैं हम कच्ची सामग्री स्रोत माध्यम पे। आपको दिख रही है सामग्री क्या है ना? दिख रहा है आपको? अब देखो इसको ध्यान से देखो, क्या दिख रहा है इसके नीचे? ये क्या है? ये क्या है? मिट्टी है ना? मिट्टी है। और तो देखो इसे करो, कीड़ा लग रहा है। तो ये सब क्या है? ये देखो कहाँ गया है? जल एकदम अंदर गया है। तो करते क्या है? ये जल एवं खनिज लवण किससे भोजन बनाते हैं? पहला का क्या भाग है? नीचे से ये खींचना है, ये जल खींचता है। और ये खनिज लवण, ये सब क्या है? इनमें ध्यान रखो, सब ये खनिज लवण है। इससे क्या होता है? इनका भोजन बनता है। बात समझ गए? क्लियर हुआ भोजन का? और किसी को समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया बताओ? ये समझ गए? वृक्ष के पेड़ देख रहे हो, पौधा। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये जो हम वायुमंडल से ये जल खनिज लवण कहां से मिल रहा है हमको? कहां से मिल रहा है? कहां से मिल रहा है? मिट्टी से। और ये कहां से मिल रहा है? वायुमंडल कहां है? मिट्टी कहां होता है? कहां होता है? जमीन का नाम में मिट्टी मिल गई। तो किससे बनाया उन्होंने जल और खनिज लवण? नहीं, जल एवं खनिज लवण किससे बनाया? मिट्टी से। देखो ये क्या है? मिट्टी, यही है ना? और अब बताओ वायुमंडल, कार्बन डाइऑक्साइड जो इनका है, ये करते क्या है? ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं। क्या जा रहा है हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड ना बाहर गया, और ऑक्सीजन हमको देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ पौधे खूब लगाओ ताकि हमको ऑक्सीजन मिले। समझ गए बात को? समझ गए? तो करते क्या है हल्का उसमें कि ये वायुमंडल से लेते हैं, जितने वायुमंडल हैं ऊपर से जो ले रहे हैं, ये उससे भोजन बनाते हैं वायुमंडल से, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जल द्वारा मिट्टी से अवशोषित करके तना एवं शाखाओं के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाना। ये कर कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जल द्वारा मिट्टी से अवशोषित करके, मतलब सोख कर तना एवं शाखाओं के माध्यम से पत्तियों तक। ये देखो तना है, शाखाएं हैं, पत्तियां हैं। तो यहाँ तो क्या पहुंचा रही है? क्या पहुंचा रही है? जल एवं खनिज लवण। कहां से? मिट्टी। इसका स्रोत क्या है? मिट्टी। समझ गए बात? क्या स्रोत है? मिट्टी। क्या स्रोत है? हाँ। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये मिट्टी है, और ये इसका दाना है, और ये इसकी शाखाएं, और ये इसकी पत्तियां। श्रेया क्या बोला? अच्छा ये
ml पानी हो गया। अब हम टेस्ट ट्यूब लेंगे और टेस्ट ट्यूब को हम साफ कर लेंगे। अब हम मेजरिंग सिलेंडर से टेस्ट ट्यूब में पानी डालेंगे। इसके बाद हम हार्डनेस रीजन A को इसमें डालेंगे 5 घोल। अब हम इसमें हार्डनेस रीजन A डाल देंगे 5 घोल। पानी की हार्डनेस 300 मिलीग्राम प्रति लीटर
जो जल इसे लिया है। तो आप जानते हो कि जो जल हम पीते हैं, तो जल अशुद्ध भी हो सकता है, शुद्ध भी हो सकता है। जल में क्या क्या पाया जाता है, इसीलिए हमको जानना चाहिए कि जल में हमें आयरन है क्या, सब जानोगे। तो जो ये प्रोजेक्ट पर हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमें पूरी तरह से जल के बारे में जानना होगा कि जल में क्या क्या पाया जाता है, जल की शुद्धता क्या होती है, क्या अशुद्धता क्या होती है, सब हमको जानना होगा। ठीक है, तो चलो आज जानते हैं हम लोग जल के बारे में। तो जल में बेटा क्लोराइड पाया जाता है, अभी उसका हम लोग परीक्षण करेंगे। ठीक है, हार्डनेस पाया जाता है, जिसको बोलते हैं संपूर्ण कठोरता। पानी में बेटा आयरन लॉ की भी मात्रा होती है, नाइट्रेट की भी मात्रा होती है, इसका भी परीक्षण हम लोग करेंगे। फ्लोराइड का भी की मात्रा भी होती है, इसका भी परीक्षण हम लोग करेंगे। ठीक है, आप लोग लिखते भी रहिएगा। शेष क्लोरीन भी पाया जाता है, उसके बारे में भी हम लोग इसमें जानेंगे। और पीएच का परीक्षण भी करेंगे, पीएच का मान क्या होता है ये भी हम लोग जानेंगे। टर्बिडिटी गंधलापन भी जानेंगे पानी के बारे में। ठीक है, और बच्चों हम लोग अल्कलिनिटी का भी परीक्षण करेंगे, उसको भी जानेंगे कि इसमें अल्कलिनिटी पानी में क्या होता है, कितना पाया जाता है, ये भी जानेंगे। और बेटा देखिए, जानिए पानी की गुणवत्ता जानने के लिए देखो इन कीट के सारे हम लोग क्या करेंगे, इन कीट के सारे हम इसका सारा परीक्षण करेंगे। ठीक है, इस कीट के सारे हम लोग परीक्षण करेंगे। देखो बेटा ये कीट दिखा दो, ये इसी कीट के सारे हम लोग सारे जो भी पानी में मात्राएं पाई जाती है, जो भी पानी में पाया जाता है, जल में पाया जाता है, सबके हम लोग आज इस सत्र में इस अध्ययन में हम लोग पूरा पर्यावरण जो हमारा जो चल रहा है, इसमें हम लोग पूरी बात इसको जानेंगे। ठीक है, अब बच्चों देखो जैसे ये हो गया हमारा हार्डनेस, रिजेंसी, इसकी मदद से हम लोग जानेंगे। और ये हो गए हमारे सारे जितने भी हमारे इक्विपमेंट हो गए, जो भी ये तरल सामग्रियां हैं, इसके सहारे हम लोग पानी के रहस्य जानेंगे, पानी क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, अब जानिए पानी गुणवत्ता। क्या जानेंगे हम लोग? यदि पानी में जीवाणु हो तो उसे 100 सेल्सियस ग्रेड पर उबाल ले तथा इसके ठंडे हो जाने के बाद इसे छान लें। कितने पे? 100। हाँ, पीएच पानी की अम्लीयता या क्षारीयता की माप करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली इकाई। ठीक है, ईशान समझ आ रहा है बेटा? ईशान समझ आ रहा है? हाँ ठीक है। तो पानी की अम्लीयता या क्षारीयता की माप करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली इकाई क्या है हमारी? पीएच। क्या है? पीएच। शुद्ध पानी की पीएच गुणवत्ता 7 होती है। कितनी होती है? 7। कितनी होती है? 7 होती है। जबकि पीएच गुणवत्ता अम्लीयता और क्षारीय पानी में क्रमशः 0 से 7 और 7 से 14 के बीच रहती है। लिख लीजिए कितना? 0 से 7 से 14। ठीक है, अब बच्चे जानते हैं आयरन आपने सुना है ना? अब आयरन के बारे में जानते हैं। पानी में लोहे आयरन की अधिकतम अनुमान सीमा 1 मिलीग्राम प्रति लीटर है। कितनी है? 1 मिलीग्राम प्रति लीटर है पानी में लोहे की आयरन की मात्रा। इसलिए उपयोग में लाए जाने वाले पानी में लोहे की मात्रा की जांच करना आवश्यक है। देखो कह रहा है ना जांच की आवश्यक, तो इसी के सहारे हम लोग आयरन को भी जानेंगे कि आयरन हमारा कैसे होता है। ठीक है, इन सब के सहारे हम लोग सब जानेंगे। ठीक है, फिर होता है बेटा टीडीएस। आपने सुना है ना, घरों में लोग आरओ लगा लेते हैं तो वो टीडीएस ही सेट करते हैं उसमें। ठीक है, पेयजल के स्वाद पर टीडीएस का विशेष प्रभाव पड़ता है। जो हम पीते हैं उसके स्वाद पे टीडीएस का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। 600 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम टीडीएस सामान्यतः अच्छा माना जाता है। कितने? लिख लीजिए 600 मिलीग्राम प्रति लीटर। ठीक है, टीडीएस सामान्यतः से कम टीडीएस सामान्यतः अच्छा माना जाता है, किंतु 1200 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक उपयुक्त नहीं रहना चाहिए। और हम लोग बेटा जानते हो, जो हम लोग आरओ का पानी पीते हैं घर पे, उसका 350 लगभग टीडीएस लोग सेट करते हैं, उसी पानी को पीते हैं। ठीक है, अब नाइट्रेट देखो, ये नाइट्रेट रिजेक्ट भी है, इसीलिए आया हुआ है। ये कण वो है लिक्विड है, इसीलिए ये आया हुआ है। किसके लिए आया है? नाइट्रेट 100 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक मात्रा होने पर
बच्चों को ब्लू बेबी रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? ब्लू बेबी रोग। कौन सा रोग हो जाता है? ब्लू बेबी रोग। किसके कमी से, किसके अधिकता से? अधिक मात्रा में लेने पे। क्या? कौन सा पानी में? नाइट्रेट। अगर पानी में आप नाइट्रेट ज्यादा मात्रा में लोगे, 100 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज्यादा अधिक लोगे, तो आपको जान लो बच्चों में ब्लू बेबी रोग हो जाता है। इसकी मदद से हम लोग परीक्षण करेंगे कि हमारे जो हम स्कूल का पानी पीते हैं उसमें नाइट्रेट कितना है। अगर ज्यादा है तो हम उसको रोकेंगे, उसको अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब आप इस पूरी चीज समझ में आ गया? यस अब हम सर। लोग मिलकर इस प्रोजेक्ट पर अच्छे से काम करेंगे। यस सर। जल के रहस्य को पर्दा उठाएंगे और जल के बारे में जानेंगे कि हमें शुद्ध जल किस मात्रा में पीनी चाहिए, इसमें क्या क्या पाया जाता है। इस शुद्ध जल को ही पीने से हम स्वस्थ रहेंगे, इसको भी हम लोग कुछ दिनों में जान लेंगे। ठीक है? यस सर। बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं हम हमारी फसल। उसी के अंतर्गत हम आज गेहूं के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? गेहूं के बारे में। और गेहूं की फसल किसमें आता है ये जानेंगे। इसको रबी फसल में माना जाता है। किसमें माना जाता है? फसलें 3 प्रकार की होती है, खरीफ, रबी और जायद। कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की? कितनी फसलें कितने प्रकार की होती है? कौन कौन सी? पहली खरीफ, रबी, फिर जायद। ठीक है, तो ये रबी फसलें में आती है गेहूं। ठीक है, तो गेहूं कब बोई जाती है? कब? किस महीना में? किस महीने में? नवंबर महीने में गेहूं बोया जाता है। और जो गेहूं नवंबर महीने में बोया जाता है, क्यों और किस मिट्टी में बोया जाता है? किस मिट्टी में? और के लिए। तो इन्होंने बताया चिकनी मिट्टी में गेहूं के लिए उपयुक्त है ना। तो आपने क्या जाना कि चिकनी मिट्टी में गेहूं की पैदावार अच्छी होती है। दूसरा ये जाना कि फसल किस प्रकार की होती है। कौन सी फसल में है ये? रबी फसल में। बहुत बढ़िया। किस फसल में है? रबी में है। बहुत बढ़िया। तो ये आपने जाना। और ये कटने कब है याद करो। अब जब इतना बड़ा दिसंबर में आ गया है, हाँ, अप्रैल महीने में, मार्च के लास्ट में, अप्रैल महीने में कटाई होती है। तो देखो ये दिसंबर, 13 दिसंबर है आज ना, 14 दिसंबर है ना, 14 दिसंबर 222 में। देखो ये 2022 में कितना बड़ा हो गया। यानी इन्होंने नवंबर में लगाया तब इतना बड़ा हुआ। अब देखो इन्होंने इसको क्या किया है, इसको देखो सिंचाई कर दी, 1 महीने के अंदर सिंचाई कर दिया है। अब इसमें खाद डालेंगे, खाद ऐसे से डाला जाता है ऐसे। हाँ, खाद डाल दिए हैं, देखो दवा भी डाले ताकि रोग न लगे। ठीक है, तो ये सब चीजें फसलों के अंतर्गत होती है। और फसल 3 प्रकार की होती है, मैंने बता दिया आपको। और मिट्टी में कौन सी मिट्टी में क्या खेती होती है। ठीक है, क्या वो बेटा? तो आपको समझ में आया? अब आपसे कोई गेहूं के बारे में पूछेगा, बता देंगे? पक्का बता देंगे ना? और ये बता देंगे फसलें कितनी प्रकार की होती है? कितनी प्रकार की होती है अरुण? कौन कौन सी? हाँ, जायद, हाँ, खरीफ। हाँ, बहुत बढ़िया। खरीफ, रबी और जायद। मिट्टी भी कई तरह की होती है। मिट्टियाँ होती हैं, देखो इसमें लिखा है। हाँ हाँ, सही बोला। बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, सिल्ट मिट्टी, दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी में जानते क्या होता है? बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी अथवा सिल्ट मिट्टी जहाँ मिले होते हैं उसे दोमट मिट्टी बोलते हैं। कौन सी मिट्टी बोलते हैं? दोमट मिट्टी। ठीक है, इसमें तीनों मिट्टी जहाँ मिक्स होती है उसको दोमट मिट्टी बोलते हैं। अच्छा है, तो मिट्टी भी जान गए, फसलों के बारे में जान गए, और गेहूं के बारे में जान गए, वहाँ आलू के बारे में जान गए। अब आपसे कोई पूछेगा बता देंगे ना? ठीक है, बहुत अच्छा, गुड। चलिए, अब आज हम सीखेंगे पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया। जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, वैसे ये भी खाना खाते हैं। ये पौधे भी भोजन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं हम सीखेंगे। पौधे के हरे भाग, विशेषकर उसकी पत्तियां, देखो ये हरा है ना, ये इसकी पत्तियां है। किसकी? आलू की। आलू पत्तियां है ना। ये बोल रहे हैं कि पौधे के हरे भाग, विशेषकर उसकी पत्तियां में बड़ हरित क्लोरोफिल होता है। क्या होता है इसमें? क्लोरोफिल होता है पत्तियों में। ठीक है, क्लोरोफिल सूर्य की ऊर्जा का इकट्ठा करने में पत्तियां की मदद करते हैं। अब देखो क्लोरोफिल जब है, ये जो सूर्य की किरणें दिख रही है ना, सूर्य की किरणें कहाँ पड़ रही है? ये पत्ती को पड़ रही है ना, पत्ती पड़ी। तो ये क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं क्लोरोफिल सूर्य की ऊर्जा
इकट्ठा करने में पत्तियां की मदद कर रही है। जो क्लोरोफिल है वो सूर्य किरणों को इकट्ठा करने में पत्तियों की मदद कर रही है। इस क्रिया में पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जड़ द्वारा भूमि से जल और लवण के अवशोषित कर भोजन कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है। देखो वायुमंडल में क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसको लेते हैं और जो जड़ है, देखो जड़ एकदम नीचे जो जड़ है, जब आप पानी डालते हैं, पानी भरते हैं ना, तो जड़ क्या करता है, जल और लवण को अवशोषित करके अपना भोजन। इसमें 3 बातें जाने हैं। क्या जाने? तो पहली बात जाने कि जो हरा भाग है विशेषकर पत्तियां, उसको क्या करते हैं, क्लोरोफिल होता है ना। क्या होता है वो क्लोरोफिल? जो सूर्य किरणें क्या करते हैं, सूर्य किरणें जब यहाँ पड़ती है तो ये क्लोरोफिल उनको संचित करने में किरणों को मदद करता है, पत्तियों का। ठीक है। दूसरा बात आप जाने कि जो नीचे जड़े हैं, जड़ कहाँ होता है, जड़ देखो इसके नीचे होता है। अब हम निकाल रहे हैं, देखो ये क्या है, देख रहे हो ना, क्या है ये, जड़ है ना। क्या है ये, दिखा सबको, दिखा ना। ये जड़ें क्या करती है, ये जड़ें नीचे से पानी को लेती है और तो अपना फिर भोजन बना लेती है। ये देखा आलू का पौधा, अब देखोगी कि 1-1.5 महीने बाद ये गोल गोल बनते चले जाए, गोले गोले बन रहे, देखो यही आलू हो जाए। हम उसी की सब्जी बना के समझ में आया सबको? थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। फिर से हम लोग ग्रुप चर्चा के लिए यहाँ आए हुए हैं। जैसे प्रतिदिन हम लोग अच्छे से चर्चा करते हैं, आज भी अच्छे से करेंगे। आज का विषय मैंने बताया, आज आपका विषय बिल्कुल आपके जीवन से संबंधित है कि शिक्षा क्यों जरूरी है। तो आज आपको शिक्षा को बोलना है कि शिक्षा क्यों जरूरी है। तो सब लोग तैयार हो? यस सर। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ श्रेया, आप सही कह रही हैं। अगर हमारे पास शिक्षा ना हो तो हमारा जीवन पशु समान होता है। हम पढ़ लिख के कुछ बन सकते हैं, अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं। हम पढ़ लिख के बड़े आदमी भी बन सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। शिक्षा ही बहुत बड़ी दौलत है। वाह, बहुत बढ़िया। आप सही कह रहे हैं। शिक्षा बहुत बड़ी दौलत है। शिक्षा का कोई कुछ नहीं कर सकता। शिक्षा नहीं तो कुछ नहीं। शिक्षा है तो सब कुछ है। हमारे माता पिता इसलिए कहते हैं कि पढ़ो लिखो तभी बड़े बनते हो। बहुत बढ़िया, बहुत पढ़े लिखो तभी आगे बढ़ सकते हो। वाह, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया अलका ने कहा शिक्षा अगर है तो हमको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। बहुत बढ़िया नेहा। हाँ, अगर आपस में बंटवारा होता है तो सब कुछ बढ़ जाता है, लेकिन शिक्षा नहीं
बढ़ता। बहुत अच्छा कहा नेहा ने कि शिक्षा नहीं बढ़ता, सब कुछ बढ़ जाता है, लेकिन हमारा शिक्षा कोई बात नहीं करता। बोल बेटा कृष्णा बोलो। बहुत बढ़िया। इन्होंने बताया, कृष्णा ने बताया कि जो बेचने आते हैं गांव में शिक्षा इसीलिए बहुत जरूरी है, पढ़ना लिखना। एक बार एक ऑटो वाला आया और मम्मी को कुछ पैसे दिए। पैसे कम थे। मम्मी ने मुझे बुलाया और कहा, देखो बेटी ये कितने पैसे हैं। तो मैंने बोला ऑटो वाले से कि ये पैसे कुछ कम है। बहुत बढ़िया। इन्होंने पकड़ लिया कि पैसे कम दिए थे, इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। चलो सनी बोलो बोलो। चलिए, सनी ने कहा शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं है। हमारे सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है बच्चों। शिक्षा के बिना मनुष्य पशु के समान होता है। इसीलिए हमारे माता पिता भले नहीं पढ़े होते, लेकिन चाहते हैं कि मेरा बेटा बेटी पढ़ के आगे बढ़े। आपने देखा होगा कि अगर आपकी बड़ी बहन नहीं पढ़ी है तो कितना दिक्कत होता है। आपने ये भी देखा होगा कि हमारे दादा दादी भी समझाते हैं, बेटा पढ़ो, शिक्षा ग्रहण करो। और शिक्षा है तो आपके कलम में ताकत है, और कलम में ताकत है तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। तो आप लोग वादा करो कि आप लोग शिक्षा को खूब ग्रहण करोगे और एक कुशल नागरिक बनोगे और देश का नाम रोशन करोगे। वादा करते हो? यस सर। बहुत बढ़िया, ताली। कक्षा 5 प्रकृति पुस्तक से परिवार कल, आज और कल पाठ 1 में चर्चा करने के लिए है, आपने अपने बड़ों से क्या सीखा है। तो इसी पर आज हम सब लोग मिलकर चर्चा करेंगे, और जो चर्चा आप करेंगे उसी को हम इस ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे, ठीक है। तो सबको आपस में सबको चर्चा करके बताना है कि विषय हमारा है, आपने अपने बड़ों से क्या सीखा है। चलिए बताइए आप। हमने अपने बड़ों से संस्कार करना सीखा है। हमने अपने बड़ों से दूसरों का आदर करना सीखा है। हमने अपने बड़ों से अपने गुरुजनों का और अपने रसोइयों का आदर करना सीखा है। चलिए, बहुत अच्छा। आप बताओ श्रद्धा। हमने अपने बड़ों से अच्छी आदतें सीखी हैं। हमने अपने बड़ों से प्यार से मिलजुल के रहना सीखा है। बहुत अच्छा, हाँ बिल्कुल यही है कि हम अब और भी अभी सभी से पूछेंगे कि हमको आपने अपने बड़ों से क्या सीखा है, ठीक है। ओके बच्चों, आज हम सब क्लोराइड का परीक्षण करेंगे। क्या करेंगे? क्लोराइड का हमारे परीक्षण। पानी में कितना क्लोराइड का मात्रा है, ठीक है। जो हम पानी पीते हैं प्रतिदिन स्कूल का, उस स्कूल के पानी में, जो नल का पानी हम लेते हैं, उस पानी में कितना क्लोराइड की मात्रा है, ये हम इस सामग्री के तहत के उपयोग से जानेंगे। देखो बच्चों, ये हमारा हो गया मेजरिंग सिलेंडर। क्या हो गया ये? मेजरिंग सिलेंडर। 10 ml तक पानी हम ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? मेजरिंग सिलेंडर। ये हमारा बाबू क्या हो गया? ये टेस्ट ट्यूब। क्या हो गया? टेस्ट ट्यूब। जिसे परीक्षा नली भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको ये करना है हमको, इसको बिल्कुल हमको क्या करना है? साफ सुथरा रखना है। देखो, इससे हम, इसकी मदद से हम इसको लेकर क्या करेंगे? बिल्कुल
करेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कोई चीज अंदर रहनी नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसे कर दिया आपने। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको हमने यहाँ रखा, ठीक है। अब इसमें हम 5 ml पानी लेंगे। कितनी पानी की मात्रा होनी चाहिए? 5 ml। 5 ml। 5 ml कहाँ है, इसमें बताएंगे आप लोग? हाँ, यहाँ देखो, ये यहाँ तक हम लोग 5 ml पानी लेंगे इसकी मदद से, ठीक है। अभी 4 ml हुआ। इसका मतलब एक बार और हो गया, ज्यादा हो गया, 5 ml हुआ ना। अब हमको क्या मिल गया, हमारे सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर में हमको 5 ml पानी मिल गया। अब इस पानी को हम कहाँ मिलाएंगे, इस टेस्ट ट्यूब में हम रखेंगे, ताकि ये पारदर्शी इसमें दिखेगा। देखो हम रख रहे हैं ना, ये हमारा 5 ml पानी आ गया, ठीक है। अब इसको हम सावधानी पूर्वक रखने के लिए इसमें रखेंगे, ताकि कोई इसमें ये गिरे ना। सावधानी बरतने के लिए इसमें रखा जाता है, ताकि इससे कहीं इधर उधर न, इसीलिए इसका स्टैंड बना गया है। अब बच्चों, मात्रा इसमें क्या क्या रहेगी, अगर हमें क्लोराइड का परीक्षण करना है, इसमें क्या क्या रहना चाहिए, आज इसको हम जानेंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या रहना चाहिए, देखो बेटा, क्लोराइड रिजेंट ए होना चाहिए इसमें। देखो ये क्या है, देखो क्या लिखा है, ए, यह है ना, देखो ये हो गया ना। तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इसमें मिलाएंगे। कितना मिलाएंगे, अब हम आपको बताते हैं। इसमें 2 बूंद मिलाएंगे। कितना मिलाएंगे, 2 बूंद। देखो 2 बूंद मिला रहे हैं, 1 2 मिल गया 2 बूंद। अब इसको बंद करके सावधानी से हम रख देंगे। अब देखो कैसा पानी हो गया, पीला हल्का पीला है, देखो हल्का पीला है ना, हल्का पीला, हल्का पीला। अब देखो इसको हम रख देते हैं, अच्छे से रख दिया। अब क्या मिलाएंगे इसमें, अब हम मिलाएंगे क्लोराइड रिजेंट बी। क्या मिलाएंगे, क्लोराइड रिजेंट बी। पढ़ो, और उसी क्लोराइड रिजेंट बी, ये इसकी बूंदें मिलाएंगे। कितना मिलाएंगे, अब इसको भी आपको याद करना होगा, जानना होगा कितना मिलाएंगे। इस बी बूंद को तब तक हमें मिलाना है जब तक इसका भूरा लाल रंग नहीं हो जाता है, तब तक मिलाएंगे। क्या करेंगे, मिश्रण का रंग लाल होने लगे, भूरा लाल रंग आते ही रिजेंट बी डालना रोक देंगे। उसमें क्लोराइड रिजेंट बी बूंद बूंद गिनते हुए तब तक मिलाइए जब तक मिश्रण का रंग लाल होने लगे, और भूरा लाल रंग आते ही रिजेंट को डालना बंद कर देंगे। तो बूंद गिनने भी रहना है, ठीक है। आप लोग गिनते रहिएगा। 5 6 कैसा कलर हुआ, रेड एंड ब्राउन हो गया ना, हो गया। कितने बूंद मिलाए हमने, सर 18 18 मिलाए। कितने बूंद मिलाए, 18। देख लो, हो गया ना। यस सर। कैसा लग रहा है ये, सर रेड एंड ब्राउन। भूरा लग रहा है ना, यस सर। कैसा लग रहा है अंश, हम पांडे, भूरा। कृष्णा विश्वकर्मा कैसा लग रहा है, सर रेड एंड भूरा। आरुषि तिवारी, रेड एंड भूरा। मतलब लाल और भूरा लाल रंग दिखने लगा है, ठीक है। भूरा लाल रंग आते ही रिजेंट को बंद कर देना था। कितना बूंदे डाले थे हम लोग, 18 बूंदे डाले थे। अब इसको हम लोग रख देते हैं। अब आपको एक फार्मूला निकालना है। इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला है क्लोराइड
रिजेंट बी के बूंदे गुणे 10 बराबर जितना होगा वही हमारा क्लोराइड की मात्रा। कितने बूंदे किए थे हम? 18 गुणे 10, ये फार्मूला था, बराबर 180। 18 दहा में 180। तो हमारा जो उत्तर हुआ, पानी में क्लोराइड की मात्रा 180 मिली ग्राम प्रति लीटर है। कितना है? 180 मिलीग्राम प्रति लीटर है। ठीक है, तो आपको क्या मालूम चला कि हमारे जो पानी है हमारा, जो उसमें क्लोराइड की मात्रा कितनी है? 180 मिलीग्राम प्रति लीटर। ठीक है, तो ये आपने कौन सा माप किया आज? क्लोराइड परीक्षण किया है, क्लोराइड का परीक्षण किया। किसका किया? क्लोराइड का परीक्षण। तो ऐसी तरह हम और परीक्षण करेंगे। अब जानेंगे कि हमारा पानी में कितना, हमने अब जाना कि हमारे पानी में कितना क्लोराइड की मात्रा है। कितना मात्रा हमको प्राप्त हुआ? 180 मिलीग्राम प्रति लीटर। हाँ, 180 मिलीग्राम प्रति लीटर हमको पानी में क्लोराइड की मात्रा मिली। अपने विद्यालय के जो नल। ठीक है।